चलिए बच्चों, तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, चैप्टर नंबर 11। इसमें हम बात करेंगे जो कंपनीज इंडिया के बाहर बनी है उन पे कंपनीज एक्ट कब अप्लाई होता है। ठीक है, हाँ जी होता है अप्लाई, लेकिन कब होता है हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें आपको पढ़ना है सेक्शन 379 जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है कि एक्ट अप्लाई होता है फॉरेन कंपनीज को, कैसे अप्लाई होता है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डिलीवर करने होते हैं सेक्शन 380, अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे सेक्शन 381 में, एंड 387 389 वेरी इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करता है। ठीक है, चलिए तो इसमें लगता है चैप्टर नंबर 22 फॉरेन कंपनीज पे, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया फॉरेन कंपनी बोल लो, उन पे लगता है आपका चैप्टर नंबर 22। ठीक है, इसमें सेक्शंस है 379 से 393 ए तक। साथ में ऑब्वियसली आपको पता ही लग गया होगा कि आपको रूल्स भी पढ़ने पड़ते हैं, तो कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल्स भी हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेन कंपनी होती क्या है। सेक्शन 2 क्लॉज 42। हम ये पढ़ क्यों रहे हैं फॉरेन कंपनी के बारे में, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो बनी इंडिया के बाहर है लेकिन किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया में बिजनेस भी कर रही होती हैं। तो ऐसी कंपनीज को कंपनीज एक्ट के दायरे में कवर करने के लिए भैया कुछ तो तुम यहाँ पे भी कंप्लाइंसेस करोगे ना। ठीक है, तो बने बाहर हो, ठीक है, रजिस्टर्ड बाहर हो, पर अगर इंडिया में आप काम कर रहे हो तो इंडिया में कुछ तो कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे ना, हमारे आरओसी के नोटिस में तो होने चाहिए ना अब। तो इसीलिए कंपनीज एक्ट में ये प्रोविजन डाला गया कि जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में बिजनेस कर रही हैं उन पे चैप्टर 22 लगेगा, उन्हें भी यहाँ पे कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे कंपनीज एक्ट के। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डू मीन बाय फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी मतलब कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट में आपकी एलएलपी भी आ जाती है। ठीक है, तो कोई भी कंपनी या एलएलपी, हम यहाँ पे कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं तो हम कंपनी के बारे में ही पढ़ेंगे ऑब्वियसली। तो कोई भी कंपनी जो बाहर बनी है, इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है एंड जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है और इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी करती है। तो कोई भी कंपनी बनी इंडिया के बाहर है पर इंडिया में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है और इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी चल रही है, उसे हम कहेंगे फॉरेन कंपनी और उस पर चैप्टर 22 लग जाएगा। समझ आई। अब प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे हो सकता है, या तो डायरेक्टली खुद अपने ही नाम से यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन करके रखा है, या अपने एजेंट के थ्रू प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन करके रखा है, चाहे फिजिकली यहाँ पे कोई जगह लेके रखी है प्रॉपर एड्रेस के साथ, या फिर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के थ्रू आप सर्विसेज दे रहे हो, आपकी सिर्फ यहाँ इंडिया में वेबसाइट है, ऐसा भी सिस्टम है, तो भी आप फॉरेन कंपनी में आ जाते हो। समझ में आया आपको। चलिए, तो कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी है पर इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, चाहे इटसेल्फ, चाहे थ्रू एजेंट, चाहे फिजिकली, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली, एंड इंडिया में आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप फॉरेन कंपनी माने जाते हो। एक एग्जांपल देखो आपके मॉड्यूल में है, थोड़ा सा टेढ़ा एग्जांपल है ये। एबीसी एंटरटेनमेंट लिमिटेड है जो इंडियन कंपनी है, फॉरेन सब्सिडरी है यूवीडब्ल्यू लिमिटेड। थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, अब आप ध्यान से सुनना, जैसे मैं बताऊंगी वैसे समझना। यूवीडब्ल्यू लिमिटेड एक फॉरेन की कंपनी है, ठीक है, उसकी यहाँ पे एबीसी एंटरटेनमेंट लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जो उससे रिलेटेड है, एक तरीके से आप मान के चलो कि उसकी होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, यूवीडब्ल्यू लिमिटेड इंडिया में सैटेलाइट सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू द ग्रुप। अब यूवी लिमिटेड जो है भले ही फॉरेन कंपनी है पर इंडिया में बिजनेस कर रही है, एबीसी एंटरटेनमेंट के थ्रू कर रही है, तो यूवी लिमिटेड फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, जो एयरलाइन कंपनीज हैं जो अपने बुकिंग एजेंट्स के थ्रू इंडिया में काम कर रही हैं, इंडिया में उनका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, बस एजेंट बैठे हैं जो उनके नाम पे बुकिंग लेते हैं, ट्रैवल के टिकट्स बुक करते हैं एयरलाइन की, तो वो भी आपकी डेफिनेशन में कवर हो जाएंगी फॉरेन कंपनी में। तो फॉरेन की एयरलाइन कंपनीज जो इंडिया में एजेंट बिठाती है अपना एयर, और कुछ नहीं है, सिर्फ एजेंट उनके नाम के टिकट्स काट रहे हैं, तो वो भी फॉरेन कंपनी में कवर हो जाएंगे और उन्हें भी चैप्टर 22 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। समझे आप। तो कितनी ब्रॉडर डेफिनेशन लेके चले हैं हम। आइए, अकॉर्डिंग टू कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल 2014, इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब कैरिंग आउट इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड वेदर मेन सर्वर इज इंस्टॉल इंडिया और नॉट। इंडिया में सर्वर आपका है या नहीं है, चाहे मेन सर्वर आपका इंडिया में है, फॉरेन में है, पर इंडिया में आप इलेक्ट्रॉनिकली सर्विसेज दे रहे हो, तो बस यहाँ पे आप कवर हो जाओगे। ठीक है, बट नॉट लिमिटेड टू, पर इंक्लूड होती है कुछ चीज़ें, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन। तो इलेक्ट्रॉनिकली आप B2B या B2C ट्रांजेक्शन दे रहे हो, मतलब आप एक बिजनेस हो, इंडिया में भी किसी बिजनेस को ट्रांजेक्शन से कर रहे हो बिजनेस के साथ,
तो भी फॉरेन कंपनी हो, डायरेक्टली कस्टमर्स को सर्विसेज दे रहे हो तो भी आप फॉरेन कंपनी हो, ठीक है। डेटा इंटरचेंज या अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, डिजिटली कुछ सप्लाई कर रहे हो, मतलब आप क्या तो वेब सर्विसेज दे रहे हो, आप किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज दे रहे हो तो भी आप यहाँ पे कवर हो जाओगे। ऑफरिंग टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स और इन्वाइटिंग डिपॉजिट्स, लोगों से डिपॉजिट्स मंगा रहे हो, लोगों को ऑफर करो कि हमारे यहाँ पे डिपॉजिट एक्सेप्ट करो, हमारे यहाँ पे डिपॉजिट्स में पैसा लगाओ, या लोगों से पैसा एक्सेप्ट कर रहे हो एज डिपॉजिट। और सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटीज़, किसी भी तरीके से आप शेयर्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, किसी भी सिक्योरिटीज़ का, आपने कोई भी सिक्योरिटीज़ इंडिया में इशू करी हैं लोगों में, ठीक है, लोगों से कह रहे हो इंडिया के लोगों को कि भैया हमारी सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करो, आप फॉरेन कंपनी हो, ठीक है। फाइनेंशियल सेटलमेंट्स, वेब बेस्ड मार्केटिंग, इंटरनेट से आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, कुछ एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे हो इंटरनेट के थ्रू, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बैठी हूँ इंडिया में, मैं फ़ॉरेन के किसी टेक्नीशियन से एडवाइजरी सर्विसेज लूँ, किसी लॉयर से एडवाइजरी सर्विसेज लूँ, सब यहाँ पे कवर हो जाएगी। कोई ट्रांजैक्शनल सर्विसेज है, डेटाबेस सर्विस है, आपने ड्राइव लिया है, कुछ आपने क्लाउड सिस्टम लिया है फ़ॉरेन का, वो सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। कोई भी आपका प्रोडक्ट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिकली कोई प्रोडक्ट है, कोई इंटरनेट पे कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हो इंटरनेट से रिलेटेड, वो सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। ऑनलाइन सर्विसेज सच एज टेलीमार्केटिंग, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीमेडिसिन, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च, ये सब आपके कवर हो जाएंगे। मतलब अगर कोई बाहर की कंपनी यहाँ पे ऑनलाइन ये सारी सर्विसेज दे रही हैं तो वो भी फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में कवर हो जाएगी। एंड ऑल रिलेटेड डाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, वेदर कंडक्टेड बाय ईमेल, ईमेल से डेटा कम्युनिकेट हो रहा है, मोबाइल डिवाइसेज है, ऐप हो गई, मोबाइल ऐप हो गया, सोशल मीडिया हो गया, आपका फेसबुक हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट हो गया, वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन हो गया, या अदरवाइज किसी भी तरीके का कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं जो फ़ॉरेन से सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड हो रही हैं, तो वो सारी कंपनीज जो फ़ॉरेन से इंडिया में सर्विसेज दे रही हैं, इस तरह की कोई भी, वो सब फॉरेन कंपनीज में कवर हो जाएंगी, सब पे चैप्टर 22 अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेनेशन है फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, सब्सक्रिप्शन देयरऑफ और लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अगर आप इंडिया में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स में आप सिक्योरिटीज़ ऑफर कर रहे हो या सब्सक्रिप्शन के लिए लोगों को बोल रहे हो कि हमारी कंपनी में शेयर सब्सक्राइब करो, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में कवर नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स सेटअप हुए हैं अंडर SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट, वहाँ पे अगर फॉरेन की कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, सिक्योरिटीज़ इशू कर रही है, तो फिर वो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएगी, बस ये बात बोली है। एग्जाम्पल देखो, ज़कपक लिमिटेड इज अ शिपिंग कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है जापान में। द कंपनी हैज़ सेटअप अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम RBI। ब्रांच ऑफिसेज आर जनरली कंसिडर्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ पेरेंट कंपनी। Thus, branch offices of a company incorporated outside India as considered as place of business for conducting business activity in India, और उनको भी इस चैप्टर के प्रोविजंस का कंप्लायंस करना पड़ेगा, ठीक है। या जहाँ जहाँ भी पूरे कंपनीज एक्ट में लिखा है कि फॉरेन कंपनी के ब्रांच को भी ये कंप्लाई करना पड़ेगा, तो वो भी कंप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में कोई ब्रांच ओपन करती है तो इट इज़ इक्वल टू कंसिडर्ड एज प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो उस पर भी आपका चैप्टर 22 लग जाएगा, राइट। सिंपल सी बात है ऑब्वियसली। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनी। अब यहाँ से आपका प्रॉपर एक्ट स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो हमने सेक्शन 2 क्लॉज 42 की डेफिनेशन आपको बताई है, ठीक है। सेक्शन 379 चैप्टर 222 का पहला सेक्शन है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनी, सेक्शन 380 से 386, 380 और 386 इंक्लूडेड है, एंड 392 से 392 सारी फॉरेन कंपनीज पे अप्लाई होता है। इट इम्प्लाइज दैट ऑल कंपनीज जो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में कवर होते हैं, जो हमने अभी पढ़ी है, उन्हें इस चैप्टर के प्रोविजंस का कंप्लायंस करना पड़ेगा। सेक्शन 380 से 386 और 392 से 393 का, 392 और 393 का। क्या बीच के सेक्शंस का कंप्लायंस नहीं करना है? करना है, वो भी करना होता है, ठीक है। आ जाओ, क्या 387 का कंप्लायंस नहीं कर रहा है? क्या 388 का कंप्लायंस नहीं करना है? सबका कंप्लायंस करना होता है। जो भी इस चैप्टर में कवर हो रहे हैं सेक्शन, सबका कंप्लायंस करना होता है। इस पर डायरेक्टली लिख दिया है कि ये वाले सेक्शंस का तो कंप्लायंस करना ही है। सभी फॉरेन कंपनीज पे अप्लाई होते हैं ये वाले सेक्शन। जो पर्टिकुलरली आपके ये वाले सेक्शन आएंगे कब अप्लाई होते हैं मैं बताऊंगी। ये पर्टिकुलरली ना प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड सेक्शन है, तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करोगे तब अप्लाई होते हैं। हर फॉरेन कंपनी पे अप्लाई नहीं होते, वो इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे हैं, ठीक है। बाकी के सेक्शंस तो हर फॉरेन कंपनी को कंप्लाई करने पड़ते हैं, राइट। चलिए, नेक्स्ट है आपका रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल।
ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। वेयर नॉट लेस देन 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, वेदर इक्विटी और प्रेफरेंस और पार्टली इक्विटी पार्टली प्रेफरेंस ऑफ फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो फॉरेन की एक कंपनी है, ऑब्वियसली इंडिया के बाहर बनी है, उसकी 50% या उससे ज़्यादा की पेड अप शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी या प्रेफरेंस या कुछ इक्विटी कुछ प्रेफरेंस सब मिला के है होल्ड की जा रही है बाय वन और मोर सिटीजन्स ऑफ इंडिया और बाय वन और मोर कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया, बाय वन और मोर सिटीजन्स और बॉडी कॉर्पोरेट मिक्स करके इन इंडिया में, चाहे सिंगली चाहे एग्रीगेट मिला के, चाहे सिंगल चाहे एग्रीगेट मिला के कम से कम 50% की होल्डिंग अगर इंडिया के लोगों की या इंडिया की बॉडी कॉर्पोरेट की है, तो वो फॉरेन कंपनी को भी आपको चैप्टर 22 कंप्लाई करना पड़ेगा, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो या ना हो, फ्री हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। एंड सच अदर प्रोविजंस ऑफ सच एक्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब विद रिगार्ड टू बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट इन इंडिया एज इफ इट वर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। उन कंपनीज़ को चैप्टर 22 और बाकी के कंप्लायंसेस कंपनीज एक्ट के ऐसे ही करने पड़ेंगे जैसे वो इंडिया की ही कंपनी है। तो अगर बाहर कंपनी बनी है और इंडिया के सिटीजन्स का या बॉडी कॉर्पोरेट का या दोनों का मिला मिलो के सब कुछ 50% से ज़्यादा की पेड अप शेयर कैपिटल में होल्डिंग हो जाती है, तो वो कंपनी को जो फॉरेन की है उसे कंपनीज एक्ट के कंप्लायंसेस ऐसे ही करने पड़ेंगे जैसे वो इंडिया की कंपनी हो, ठीक है। आइए, चैप्टर 22 रेफर टू अबव डील्स विद द लीगल प्रोविजन फॉर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आइए, फॉर एग्जाम्पल द शेयर होल्डिंग ऑफ एमआर लिमिटेड कंपनी LLC जो दुबई में बनी है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। हिंदुजा कंपनी लिमिटेड इंडियन कंपनी है, 26% होल्डिंग है। वैशाली कंपनी लिमिटेड 25% होल्डिंग रखती है। सिटीजन्स ऑफ दुबई की बाकी होल्डिंग है, ठीक है, बाकी तो दुबई की होल्डिंग है। तो इंडियन कंपनी की कितनी होल्डिंग हो गई यहाँ पे 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। एज पर सेक्शन 379 सबसेक्शन 2 एमआर कंपनी LLC विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 22 एज नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ एमआर कंपनी LLC कंसिस्ट ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट इन इंडिया। एमआर कंपनी LLC विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इन पे एक्स्ट्रा प्रोविजंस 22 तो करना ही पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा प्रोविजंस का कंप्लायंस भी करना पड़ जाएगा एज इफ यू आर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे आपके सेक्शन नंबर 380 डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा टू बी डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार बाय फॉरेन कंपनीज। तो फॉरेन कंपनीज को रजिस्ट्रार को कौन कौन से डॉक्यूमेंट डिलीवर करने होते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रार मीन्स सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर्स, गुरुग्राम में, गुड़गांव बोल लो, गुरुग्राम बोल लो, वहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं, फिजिकली नहीं करने होते, इलेक्ट्रॉनिकली करने होते हैं। बस मैंने बता दिया कि वो गुरुग्राम में है। सेक्शन 380 बताता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं, कब कब देने होते हैं, किस फॉर्म में देने होते हैं, वो रूल्स में लिखा है, इसके साथ ही पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 380 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एवरी फॉरेन कंपनी शैल विद इन 30 days ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया डिलीवर टू रजिस्ट्रार। इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस बनाने के 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के लिए क्या दोगे? पहला है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ चार्टर, स्टैट्यूट्स और मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, बेसिकली MOA AOA जो भी आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपकी कंट्री में। हमारे यहाँ पे MOA AOA होता है, तो हमारे जैसा ही बाहर जो भी डॉक्यूमेंट होता है, जो भी चार्टर है आपका, वो आप सबमिट करोगे। ऑफ कंपनी और अदर इंस्ट्रूमेंट कंस्टिट्यूटिंग और डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। अगर जो भी आप इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, तो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन उसकी आप प्रोवाइड करोगे इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। दूसरी चीज़ आप दोगे फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरीज ऑफ द कंपनी कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और जो भी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी उनके बारे में वो भी सब आप दोगे। कंपनीज रूल्स में क्या बोला है, क्या क्या दोगे आप डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी की इन्फॉर्मेशन में, उनका पूरा नाम और सरनेम दोगे। कोई भी फॉर्मर नेम सरनेम जो पहले था चेंज होके ये हुआ है तो वो भी प्रोवाइड कराओगे। फादर्स का नाम या मदर का नाम या स्पाउस का नाम, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी क्या है उन लोगों की। अगर आज जो अभी नेशनैलिटी है वो ओरिजिनल नेशनैलिटी नहीं है तो नेशनैलिटी ऑफ ओरिजिन, जो मेन ओरिजिन था वो बताओगे आप। पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू एंड कंट्री ऑफ इशू। अगर एक से ज़्यादा पासपोर्ट होल्ड करते हैं तो सबकी डिटेल्स देनी है। इनकम टैक्स का पैन नंबर देना है अगर एप्लीकेबल है तो, और ऑक्यूपेशन इफ़ एनी, और भी कुछ करते हैं कंपनी में होने के अलावा तो वो ऑक्यूपेशन भी आपको बताना है, ठीक है। क्या पढ़ा हमने?
MOA AOA जैसा डॉक्यूमेंट देना है, एड्रेस देना है रजिस्टर्ड ऑफिस का या प्रिंसिपल ऑफिस का, और डायरेक्टर्स और सेक्रेटरीज की लिस्ट देनी है और उनकी ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, वेदर डायरेक्टरशिप इन एनी इंडियन कंपनी, क्या उस पर्सन की इंडियन कंपनी में कोई डायरेक्टरशिप है तो डिन नंबर दो, ठीक है, और उस कंपनी का नाम और सिन बताओ जिसमें इस पर्सन की डायरेक्टरशिप है। अदर डायरेक्टरशिप्स हेल्ड बाय हिम, बाहर की किसी और कंपनी के कोई डायरेक्टरशिप्स हो, मेंबरशिप नंबर, सेक्रेटरी के लिए सिर्फ सेक्रेटरी के लिए एप्लीकेबल है कि मेंबरशिप नंबर भी देगा वो, और ईमेल आईडी। राइट, 3 चीज़ें हो गई। सबसे पहला क्या था, MOA OA, दूसरा एड्रेस, तीसरा डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी की डिटेल। 4th चीज़, द नेम एंड एड्रेस और द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ वन और मोर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया authorized to accept on behalf of company service of process and any notice or other document required to be served to the company। बेसिकली इंडिया का एक पर्सन का नाम बताओ जो फॉरेन कंपनी के बिहाफ पे यहाँ पे नोटिसेस, डॉक्यूमेंट्स, इन्फॉर्मेशन कुछ भी रिसीव करेगा, ठीक है। इंडिया में जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा ना उसका नाम बताना है, उसका नाम और एड्रेस, या एक से ज़्यादा बता रहे हो तो नेम्स एंड एड्रेसेस। नेक्स्ट है आपका द फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंपनी इन इंडिया, इंडिया में जो आप प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन कर रहे हो उसका पूरा एड्रेस। नेक्स्ट है पर्टिकुलर्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और अर्लियर ओकेजन। आपने इसके पहले भी कभी इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन किया था क्या? तो किया था, तो उसके बारे में भी बताओ कि हाँ हमने तब ओपन किया था और यहाँ पे ओपन किया था, वो सारी डिटेल्स भी आपको बतानी होंगी। नेक्स्ट है आपका डिक्लेरेशन दैट नन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया has ever been convicted or debarred from formation of companies and management in India or abroad। आपको एक डिक्लेरेशन देनी होगी कि जो हमारे डायरेक्टर्स हैं और जो हमने ऑथराइज्ड पर्सन इंडिया का बताया है वो कभी भी कन्विक्ट, उनको कभी भी सज़ा नहीं हुई, कभी भी दोषी नहीं पाया गया है कंपनी के फॉर्मेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर कहीं भी। एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। तो ये पॉइंट नंबर 1 आपका चल रहा था। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा था, हर कंपनी को 30 डेज़ के अंदर अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। कितनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी? 8 इन्फॉर्मेशंस देनी होंगी। उसके बाद फॉर्म, प्रोसीजर एंड टाइम फॉर मेकिंग एप्लीकेशन एंड सबमिशन ऑफ प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल। ये इन्फॉर्मेशन कब फिल करनी होती है? विद इन 30 डेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। फॉर्म क्या है? FC1। फीस भी पे करोगे आप, जो भी आपको सेक्शन 380 सबसेक्शन 1 में, मतलब फीस भी पे करोगे और जो डॉक्यूमेंट आपको बोले जा रहे हैं सेक्शन 380 सबसेक्शन 1 में, सबके साथ फॉर्म FC1 में ये सारी इन्फॉर्मेशन आप दे दोगे। द एप्लीकेशन शैल ऑल्सो बी सपोर्टेड विद एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ अप्रूवल फ्रॉम RBI अंडर FEMA और रेगुलेशंस एंड ऑल्सो फ्रॉम अदर रेगुलेटर्स इफ एनी अप्रूवल इज रिक्वायर्ड बाय सच फॉरेन कंपनी। तो अगर फॉरेन कंपनी को इंडिया में RBI की या किसी पर्टिकुलर रेगुलेटर की परमिशन की ज़रूरत है इंडिया में काम करने के लिए, तो वो परमिशन भी आप लगाओगे, ठीक है। और अगर नहीं ज़रूरत है तो एक डिक्लेरेशन दे दोगे कि भैया हमें ऐसे कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है इंडिया में, ठीक है। और अ डिक्लेरेशन फ्रॉम ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, वो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एक डिक्लेरेशन देगा कि जो फॉरेन कंपनी है इंडिया में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस बना के बैठी है, इसको कोई पर्टिकुलर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत है अप्रूवल की तो अप्रूवल लो और उसकी कॉपी लगा दो, नहीं है तो बस एक डिक्लेरेशन दे देगा कौन? ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इंडिया वाला, कि भैया हमें कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट? चलिए, सारे डॉक्यूमेंट्स किसको देने हैं? टू रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, ठीक है। कहाँ पे है? गुरुग्राम में है, गुरुग्राम। नीचे लिखवाया है मैंने, वो काम का नहीं है, मतलब आपको एड्रेस याद नहीं करना है, बस बताने के लिए लिखवाया है। नेक्स्ट है आपका ऑफिस वेयर डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड एंड फीस फॉर रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल। एनी डॉक्यूमेंट विच एनी फॉरेन कंपनीज रिक्वायर टू डिलीवर टू रजिस्ट्रार, अभी इसका नाम हो गया रजिस्ट्रेशन सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, वो डिलीवर होगा टू द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर फॉर कंपनी कॉर्पोरेशन इन इंडिया। लोकेटेड एट कहाँ पे है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, प्लॉट नंबर, ये सब करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बताने के लिए लिखा है, ठीक है। गुरुग्राम में है, गुड़गांव में है। जो भी फीस लगेगी वो फीस आपको पे करनी पड़ेगी। इफ़ एनी फॉरेन कंपनी सीजेस टू हैव प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस था और अब वो बंद कर रहे हो आप, तो उसको भी बताना पड़ेगा। नोटिस ऑफ द फैक्ट टू द रजिस्ट्रार एंड फ्रॉम द डेट ऑन विच सच नोटिस इज टू बी गिवन, इट इज सो गिवन द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी टू डिलीवर एनी डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार शैल सीज प्रोवाइडेड इट हैज़ नो अदर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया।
तो अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में था और अब वो बंद कर रहे हो, तो जिस दिन आप ये नोटिस होगे कि हम प्लेस ऑफ बिजनेस बंद कर रहे हैं, उसके बाद आपको कोई भी डॉक्यूमेंट डिलीवर करने की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। पर हाँ, अगर आपका उसकी जगह कोई और प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, तब तो आपको डिलीवर करने पड़ेंगे ना डॉक्यूमेंट उस दूसरे प्लेस ऑफ बिजनेस के। बस यही लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका अंडर सेक्शन 380 सबसेक्शन 2, हर फॉरेन कंपनी जो एग्जिस्ट करती है एट द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसने अभी रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं, तो विच हैज़ नॉट डिलीवर टू द रजिस्ट्रार द डॉक्यूमेंट्स एंड पर्टिकुलर्स जो हमने स्पेसिफाई करे थे ऑफ इस मतलब अगर आप जब पुराने कंपनीज एक्ट से नए कंपनीज एक्ट में आए थे ना, तब के लिए लिखा ही है, शैल कंटिन्यू टू बी सब्जेक्ट टू द ऑब्लिगेशन टू डिलीवर दोज डॉक्यूमेंट विद इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, तो आप कंपनीज एक्ट 1956 में बने थे, आपने उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे, 2013 वाले के हिसाब से डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलते चले जाएंगे। फॉर्म प्रोसीजर एंड टाइम विद इन विच ऑल्ट्रेशन इन डॉक्यूमेंट शैल बी इंटीमेटेड टू द रजिस्ट्रार। अगर डॉक्यूमेंट में कोई चेंज आता है तो उसको आपको कैसे बताना है रजिस्ट्रार को। सेक्शन 380 सबसेक्शन 3 कहता है कि कोई ऑल्ट्रेशन हुआ है, कोई चेंज हुआ है, ठीक है, ऑल्ट्रेशन इज मेड और अकर्स इन द डॉक्यूमेंट डिलीवर टू द रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 380, द फॉरेन कंपनी शैल विद इन 30 डेज, अगेन विद इन 30 डेज ऑफ ऑल्ट्रेशन आपको एक रिटर्न फाइल करनी होती है कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑल्ट्रेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। ये रिटर्न क्या है, कौन से फॉर्म में जाएगी, FC2 में जाएगी। तो FC1 में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाएंगे, कोई ऑल्ट्रेशन होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी FC2 में। गॉट इट। चलिए, फीस आपको सबके साथ पे करनी है जिनके भी साथ लगी होगी। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 381। 380 इज डन। सेक्शन नंबर 380 के आपके कितने पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट थे, राइट। सेक्शन 380 के फर्स्ट पॉइंट में हमें बताया था कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, ठीक है। आइए, सेक्शन नंबर 380 के फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया था कि फॉरेन कंपनी को कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस बनाने के 30 दिन के अंदर अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट देने होते हैं। 8 डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़े थे, EFGH, हाँ। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, कौन से फॉर्म में देने होते हैं, FC1 में देने होते हैं विद इन 30 डेज। और कोई भी अगर आपको अप्रूवल की ज़रूरत है पर्टिकुलर रेगुलेटर की, तो वो अप्रूवल भी ले लो और वो भी लगा दो साथ में डॉक्यूमेंट्स के साथ। नहीं है तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव एक डिक्लेरेशन देगा कि हमें कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है अलग से। उसके बाद थर्ड पॉइंट था आपका फीस क्या रहेगी और कहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको देना है। तो डॉक्यूमेंट आपको देना है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर में, फीस जो भी प्रिस्क्राइब करी जाएगी उसके साथ। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि 1956 में जो भी कंपनीज बनी थी, फॉरेन कंपनी एग्जिस्ट करती थी, जिन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं भी दिए हैं, जो हमने कंपनीज एक्ट 2013 में बनाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कंपनी चलती चली जाएगी। और फिफ्थ पॉइंट बोलता है कि कोई ऑल्ट्रेशन होता है तो वो आपको FC2 में बताना है टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ ऑल्ट्रेशन। सिंपल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 381। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन हर फॉरेन कंपनी को हर कैलेंडर ईयर में, कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी टू दिसंबर, बैलेंस शीट बनानी है, P&L अकाउंट बनाना है इन सच फॉर्म containing such particulars and including or having attached or annexed thereto such document as may be prescribed and deliver करना है copy of those document to the registrar। ठीक है जी। चलिए, according to companies registration of foreign company rule 2014 every foreign company shall prepare financial statements of its Indian business operations in accordance with schedule 3 और as near thereto, जितना पॉसिबल हो सके शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको बनाना है for each financial year including documents that are required to be annexed should be in accordance with chapter 9। चैप्टर 9 के हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं वो भी आपको सारे बनाने हैं। डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू कॉपीज ऑफ लेटेस्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी है, ठीक है, ऑफ पेरेंट फॉरेन कंपनी एज सबमिटेड बाय इट टू द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। जो भी पेरेंट कंपनी ने आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हुए ना, वो भी आपको सबमिट करने हैं, ठीक है, एज सबमिटेड बाय इट टू द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी इन द कंपनी कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन अंडर द एप्लीकेबल लॉज। तो वो भी आपको यहाँ पे देनी होगी लेटेस्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी। नोट, फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स पीरियड एंडिंग ऑन द 31 मार्च एवरी ईयर। और अगर वो 1 जनवरी के बाद बनी है तो अगले साल का 31 मार्च लेना है। मतलब अगर कंपनी बनी है 1 जनवरी 2006 में के बाद, 2006 कह रही हूँ, 2026 के बाद, मतलब आप ले लो 1 मार्च, सपोज 1 मार्च 2026 में कंपनी बनी है,
तो 31 मार्च 2026 उसका ईयर नहीं होगा एंडिंग, 31 मार्च 2027 वो ईयर एंडिंग ले सकती है, ठीक है। तो द पीरियड एंडिंग ऑन द 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बॉडी कॉर्पोरेट इज मेड अप, ठीक है। चलिए, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी और एसोसिएट ऑफ कंपनी और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और उसे डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ता है अपने कंसोलिडेशन के लिए, जो कंपनी बाहर बनी है उसके साथ अपने अकाउंट्स को कंसोलिडेट करने के लिए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देगी कि भैया हमें दूसरा ईयर फॉलो करने की परमिशन दो। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कंपनी के एप्लीकेशन पे या बॉडी कॉर्पोरेट की एप्लीकेशन पे, जो कि प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगा, अलाउ कर सकती है कि फाइनेंशियल ईयर को आप ईयर मत मानो, आप कोई और ईयर ले लो, ठीक है। मान लो फॉरेन की कंपनी है जो दूसरा ईयर फॉलो करती है और इंडिया में उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट है, वो चाहती है मैं भी वही ईयर फॉलो करूँ ताकि कंसोलिडेशन करना ईजी हो जाए। तो इंडिया की जो कंपनी है वो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो अप्रूव कर सकता है कि ठीक है आप इंडिया का अप्रैल टू मार्च फॉलो मत करो, उस कंट्री का ईयर फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट फॉरेन कंपनी हैविंग इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया मे नॉट नेसेसरली फॉलो अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, प्रोवाइडेड अगर उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले ली है। सेम यही बात कि इंडिया में आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, अगर आप चाहते हो कि मैं 31 मार्च ईयर एंडिंग वाला ईयर फॉलो ना करूं, ठीक है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट इन केस ऑफ एनी फॉरेन कंपनी और क्लास ऑफ फॉरेन कंपनी द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉज ए गिवन अबव शैल नॉट अप्लाई सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन। जो भी ऊपर क्लॉज ए में लिखा है कि ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ रिलैक्सेशन मॉडिफिकेशन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोटिफाई कर देगी कि भैया कुछ कंपनीज है उनको ये फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ये डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल सकती है। अगर कोई भी जो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो उसकी सर्टिफाइड ट्रांसलेशन कॉपी आपको लगानी होगी। Every foreign company shall send to the registrar along with the document required to be delivered to him a copy of list in the prescribed form or form of all place of business established by the company in India as at date with reference to which the balance sheet referred to in section 381 subsection 1 is made। जब बैलेंस शीट जाएगी, बैलेंस शीट के साथ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी वाले जो है चैप्टर 9 वाले वो सारे डॉक्यूमेंट जाएंगे, तो साथ में एक लिस्ट जाएगी, लिस्ट ऑफ ऑल द place of businesses in India as on the date of बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की जो डेट है उस दिन इंडिया में जो भी प्लेस ऑफ बिजनेसेस है उन सब की लिस्ट भी जाएगी, ठीक है। बैलेंस शीट जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, उसके साथ लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेसेस भी जाएंगे। अकॉर्डिंग टू कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल 2014 फॉर्म नंबर FC3 है फॉर लिस्ट ऑफ प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है, जो बैलेंस शीट के साथ जाती है। एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है उसकी लिस्ट फॉर्म FC3 में दोगे। अकॉर्डिंग टू कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल 2014 इफ एनी फॉरेन कंपनी सीजेस टू हैव प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो उसे इस बात का नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, और जिस दिन वो नोटिस देगा उस दिन उसकी ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी कोई भी और डॉक्यूमेंट डिलीवर करने की, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर उसका कोई और प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो एक ही प्लेस ऑफ बिजनेस था जो कि बंद हो गया, तो ऑब्वियसली अब सारी ऑब्लिगेशंस खत्म हो गई, ऑब्वियसली, है ना। आइए नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल्स 2014 एवरी फॉरेन कंपनी शैल अलॉन्ग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स भी देने होते हैं, ये रूल्स में लिखा है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स की स्टेटमेंट देनी है। रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स कितना बाहर लेके जा रहे हो, बाहर से कितना आया है उसकी डिटेल देनी है। और फंड्स का जो ट्रांसफ़र हुआ है, डिविडेंड भी गया है अगर बाहर, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। चलो, इंक्लूडिंग सच अदर पर्टिकुलर जो भी रूल्स में लिखे जाएंगे, ये सभी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को डिलीवर हो जाने चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ टू विच द डॉक्यूमेंट रिलेट्स। तो 31 मार्च 2025 से अगर रिलेटेड डॉक्यूमेंट है तो ये विद इन 6 months यानी कि 30 सितंबर तक रजिस्ट्रार को डिलीवर हो जाने चाहिए। बैलेंस शीट, P&L और चैप्टर 9 वाले सारे डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस और जो भी आपको मैंने बताया था रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रिपैट्रिएशन एंड ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ये सब, ठीक है ना। चलिए, प्रोवाइडेड दैट रजिस्ट्रार में फॉर एनी स्पेशल रीजन और एन एप्लीकेशन मेड इन राइटिंग बाय द फॉरेन कंपनी, इसको बढ़ा सकता है समय को
पर रजिस्ट्रार भी 3 महीने एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है बस, ओरिजिनली 6 महीना, 3 महीना एक्स्ट्रा टाइम, तो टोटल मैक्सिमम आपको 9 मंथ्स मिल सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने के लिए। नोट, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एग्जेम्प्टेड और स्पेसिफाइड डिफरेंट डॉक्यूमेंट फॉर एनी फॉरेन कंपनी और क्लास ऑफ फॉरेन कंपनी, तो वो डॉक्यूमेंट भी सबमिट होंगे। ठीक है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एग्जाम्पशन दिया कि आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने तो नहीं करने, पर अगर बताया है कि भैया ये डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने हैं एक्स्ट्रा, तो वो भी करने पड़ेंगे। सिंपल सी नॉर्मल सी बात है, नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी। अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी टू 2014, एवरी फॉरेन कंपनी शैल गेट इट अकाउंट्स पर्टेनिंग टू इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 381 सबसेक्शन 1 एंड रूल्स अंडर, तो उन्हें ऑडिट कराना है बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया और फर्म और LLP ऑफ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो ऑडिटर एंड ऑडिटर वाला है वो सारा अप्लाई हो जाएगा म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, मतलब जहाँ भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन कंपनी, वो मॉडिफिकेशन करके पूरा चैप्टर नंबर 10 अप्लाई हो जाता है टू फॉरेन कंपनीज। गॉट इट? नेक्स्ट सेक्शन नंबर 382, डिस्प्ले ऑफ नेम एटसेट्रा ऑफ फॉरेन कंपनी। तो हर फॉरेन कंपनी को क्या करना है, कॉन्स्पिशियसली मीन्स क्लियरली एग्जिबिट करना है, शो करना है अपने ऑफिस या प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर जहां आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, कंपनी का नाम, कंट्री का नाम जिससे वो इनकॉर्पोरेटेड है, जिसमें इन लेटर्स जो इजीली पढ़ने वाले हो, इंग्लिश में होना चाहिए और लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, जहाँ वो लोकेलिटी में जो लैंग्वेज यूज़ होती है उसमें भी होना चाहिए, जहाँ पे भी आपका ऑफिस सिचुएटेड है। तो हर फॉरेन कंपनी को इंडिया में जहाँ पे वो प्लेस ऑफ बिजनेस कर रही है, जहाँ पे उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसके बाहर कंपनी का नाम, कंट्री का नाम लिखना है क्लियरली, बड़े बड़े अक्षरों में जो पढ़ने लायक हो, इंग्लिश में लिखना है और वहाँ की लोकल लैंग्वेज में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। कॉज द नेम ऑफ द कंपनी एंड ऑफ द कंट्री, शो मतलब वही मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी एंड ऑफ द कंट्री इन विच द कंपनी इज अनकॉर्पोरेटेड इन लेजिबल इंग्लिश लेटर्स इन ऑल बिजनेस लेटर्स, बिल हेड्स, लेटर पेपर एंड ऑल नोटिस ऑफिशियल पब्लिकेशंस ऑफ द कंपनी। कंपनी के नाम से जो भी कागज़ जाएगा सब में कंपनी का नाम और कंट्री मेंशन होगा क्लियरली इन लेजिबल लेटर्स। ठीक है, दूसरी चीज़, इफ़ द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड, अगर कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, मतलब अगर आप कंपनी लिमिटेड कंपनी हो, तो इसको भी आपको बताना है। हर प्रोस्पेक्टस में जो आप इशू करोगे, सभी लेटर्स में, बिल हेड में, लेटर पेपर में, नोटिस में, एडवर्टीजमेंट में, कोई भी ऑफिशियल पब्लिकेशन होगा उसमें इन क्लियरली लेजिबल इंग्लिश लेटर्स क्या बताना है कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, ये बताना है। ठीक है, एंड टू बी कॉन्स्पिशियसली एग्जिबिट ऑन द आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस। ठीक है, और ये अपने ऑफिस के बाहर भी लिखना है, जो आप बोर्ड बनवाओगे जहाँ कंपनी का नाम और एड्रेस होगा वहीं पे आप लिख दोगे लिमिटेड कंपनी। ठीक है, आइए, तो अपने एवरी ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस, हर ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस में जहाँ आप अपना बिजनेस कर रहे हो, क्लियरली लेजिबल इंग्लिश लेटर्स में होना चाहिए और लेजिबल कैरेक्टर्स ऑफ द लैंग्वेज और वन ऑफ द लैंग्वेज इन जनरल यूज़ इन द लोकेलिटी जहाँ आपका प्लेस ऑफ बिजनेस सिचुएटेड है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेन कंपनी चैप्टर ईजी है, पढ़ने में एक बार शायद थोड़ा मुश्किल लग सकता है, बट वैसे बहुत ईजी है, समझ के चलोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, और बहुत ही लिमिटेड टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस भी करेंगे हम, पढ़ना आप सारे क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी। कोई भी प्रोसेस, नोटिस या कोई भी डॉक्यूमेंट जो फॉरेन कंपनी पे सर्व करा जाएगा तो वो सफिशिएंटली सर्व्ड माना जाएगा अगर किसको एड्रेस किया जा रहा है, इफ एड्रेस्ड टू एनी पर्सन whose name and address have been delivered to the registrar under section 380। याद है आपने रिप्रेजेंटेटिव का नाम बताया था सेक्शन 380 में, जो इंडिया में नोटिस को रिसीव करेगा, बस अगर उसको दे दिया तो माना जाएगा फॉरेन कंपनी को वो नोटिस दे दिया। एंड लेफ्ट एट और सेंट बाय पोस्ट टू द एड्रेस विच हैज़ बीन सो डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो उस पर्सन के एड्रेस पे भेजा है, उसको इलेक्ट्रॉनिकली भेजा है, बाय पोस्ट भेजा है, तो माना जाएगा कंपनी को भेज दिया वो नोटिस, वो डॉक्यूमेंट। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कंपनी को भेजना है तो कंपनी को नहीं भेजेंगे हम बाहर, हम किसको भेजेंगे, उस ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को, उसके नाम पे लिखेंगे, उसको उसके नाम पे लिखा जाएगा, बाय पोस्ट उसको भेजा जाए चाहे इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाए, तो उस पर्सन को भेज दोगे, इट इज़ इनफ, क्या माना जाएगा कि अपनी कंपनी को ही भेजा है। ठीक है, चलिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 384,
डिबेंचर्स, एनुअल रिटर्न, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर इंस्पेक्शन। इसमें क्या लिखा है कि भैया इनसे रिलेटेड सेक्शन म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई होते हैं टू फॉरेन कंपनीज। दैट्स इट। आ जाओ। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71 इशू ऑफ डिबेंचर्स शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस टू फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी अगर डिबेंचर इशू करती है तो उन्हें सेक्शन 71 का भी कंप्लायंस करना पड़ेगा विद सम छोटा मोटा मॉडिफिकेशंस। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 92 प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न शैल सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस मॉडिफिकेशन एंड एडेप्टेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स। वो भी फॉरेन कंपनी पे अप्लाई हो जाएंगे एज जैसे वो अप्लाई होते हैं इंडियन कंपनी पे। फर्दर एज पर रूल 3 ऑफ कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी CSR के बारे में बात कर रहे हैं। अ फॉरेन कंपनी विच फुलफिल्स द क्राइटेरिया जो सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 में लिखा है तो उसे भी सेक्शन 135 का कंप्लायंस करना होगा सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस एडेप्टेशंस मॉडिफिकेशन एज मे बी मेड बाय रूल्स। ठीक है, तो वो भी फॉरेन कंपनी पे अप्लाई होंगे जैसे इंडियन कंपनी पे अप्लाई होते हैं। राइट उसके बाद लिखा है अकॉर्डिंग टू कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल एवरी फॉरेन कंपनी शैल प्रिपेयर एंड फाइल एनुअल रिटर्न इन फॉर्म FC4 along with prescribed fees within a period of 60 days from last day of financial year to the registrar, जिसमें आप जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है वहाँ तक की डिटेल्स दोगे। ठीक है, तो फॉर्म FC4 में आपको एनुअल रिटर्न देना होता है विद इन 60 डेज। उसके बाद है द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 128 जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में था। जो कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मैनेज करने होते हैं तो वो भी फॉरेन कंपनी पे अप्लाई होगा टू द एक्सटेंट जितना भी रिक्वायर्ड है उसके लिए टू बी केप्ट एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी सेक्शन में बोले गए हैं विद रिस्पेक्ट टू मनीज रिसीव्ड कितना पैसा आया गया, सेल परचेज, एसेट्स लायबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन, पैसे का आना जाना इंडिया से बाहर, ये सब मेंटेन करना होता है। ये सब आपको भी मेंटेन करना पड़ेगा फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। ये भी म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई होंगे ऑन टू चार्जेस ऑन प्रॉपर्टीज़ जो क्रिएट करी जाती हैं या जो एक्वायर करी जाती हैं बाय फॉरेन कंपनी। क्लियर है? चलिए, इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बस इतना ही बताया हुआ है। द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 14 इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन वो भी अप्लाई होंगे म्यूटेटिस म्यूटेंडिस टू इंडियन बिजनेस ऑफ फॉरेन कंपनी जैसे वो इंडियन कंपनी पे अप्लाई होते हैं। ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में नहीं है। आगे चलते हैं। फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, हर जगह आप कह रहे हो फीस पे करना है, फीस पे करना है, कितना फीस पे करना है? तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल्स द फीस टू बी पेड टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्टरिंग एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू फॉरेन कंपनी, वो कहाँ पे लिखी है? कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एंड फीस रूल्स, जो इंडियन कंपनी के लिए है ना रूल्स, वो उसी में ही लिखा हुआ है फॉरेन कंपनी के लिए भी। ठीक है, कुछ इंटरप्रिटेशंस की हुई हैं यहाँ पे, छोटी छोटी चीज़ों की डेफिनेशन बताई हुई है सेक्शन 386 में। सेक्शन 386 में सर्टिफाइड मीन्स सर्टिफाइड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर टू बी अ ट्रू कॉपी। सर्टिफाइड मतलब आप ये कह रहे हो कि हाँ ये ट्रू कॉपी है, ये बिल्कुल सही कॉपी है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, उसे बोलते हैं सर्टिफाई करना। ठीक है, जब करेक्ट ट्रांसलेशन है, जैसे ट्रांसलेट कर रहे हो आप दूसरी लैंग्वेज से इंग्लिश में, तो आप ये सर्टिफाई कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि हाँ ये करेक्ट है, इसी को बोलते हैं सर्टिफाई करना। ठीक है, डायरेक्टर कौन होता है? डायरेक्टर इन रिलेशन टू फॉरेन कंपनी इंक्लूड्स एनी पर्सन जिसके डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक्ट करना होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ कोई और भी पर्सन है जिसके इशारों पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाचता है, वो भी डायरेक्टर में आ जाता है यहाँ पे। प्लेस ऑफ बिजनेस में इंपॉर्टेंट शेयर ट्रांसफ़र या रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी आ जाता है। तो अगर इंडिया में फॉरेन की किसी कंपनी का शेयर ट्रांसफ़र या रजिस्ट्रेशन ऑफिस ही है सिर्फ, वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाता है और उसको भी फिर फॉरेन कंपनी वाले रूल्स जो ये चैप्टर है आपका 22 ये फॉलो करना पड़ता है। कुछ एक इलस्ट्रेशन है, देखो। एग्जामिन विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 whether the following company can be treated as foreign company. A company incorporated outside India having share registration office in Mumbai. बताया था मैंने आपको, यस इसको फॉरेन कंपनी माना जाएगा। इंडियन सिटीजन ने सिंगापुर में कंपनी इनकॉर्पोरेट की वहाँ पे काम करने के लिए, तो यहाँ पे क्या इंडिया का क्या लेना देना है? इंडियन सिटीजन है, इस वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इट इज़ नॉट अ फॉरेन कंपनी। ठीक है, सो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया जिसका शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस इन मुंबई में है तो वो फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। इन केस ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेट सिंगापुर, जो बिजनेस में सिंगापुर करने के लिए कह रही हूँ, सिंगापुर में बिजनेस करने के लिए बनाई गई है, तो वो फॉरेन कंपनी नहीं मानी जाएगी। इंडियन सिटीजन होने से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 387, डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड देयरिन। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन
प्रोस्पेक्टस पे डेट लिखी होनी चाहिए, प्रोस्पेक्टस साइन होना चाहिए। ध्यान से पढ़ेंगे। नो पर्सन शैल इशू, सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया एनी प्रोस्पेक्टस। वो कह रहे हैं आप कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, आप अगर इंडिया में प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो, सर्कुलेट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जिसमें आप लोगों को ऑफ़र कर रहे हो कि आप हमारी सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ऑफ अ कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी है या इंडिया के बाहर बनने वाली है, चाहे कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ इंडिया में है नहीं है, डजेंट मैटर, आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते जब तक प्रोस्पेक्टस डेटेड और साइंड नहीं है। तो ये सिर्फ फॉरेन कंपनी पे नहीं लगता है, कोई भी कंपनी इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है नहीं है आपका, डजेंट मैटर, आप अगर इंडिया में शेयर्स ऑफर कर रहे हो, सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हो, प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो, दैट मस्ट बी डेटेड एंड साइंड। अब समझ आया क्यों लिखा था ये 387 उस लिस्ट में क्यों नहीं था कि वो फॉरेन कंपनी पे अप्लाई होता है, बिकॉज 387 हर कंपनी पे अप्लाई होता है जो भी इंडिया में सिक्योरिटीज ऑफर कर रही हैं थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। समझा बात? बिल्कुल। आगे लिखा है और उसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए, एंड कंटेन्स पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग मैटर्स। आपको इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग और डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, मतलब एमओए एओए टाइप का इंस्ट्रूमेंट आपको देना है जो भी आपने बना के रखा हुआ है। द इनैक्टमेंट और प्रोविजन बाय और अंडर विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, कौन से एक्ट में बने हो आप अपनी कंट्री के वो आप बताओगे। जैसे कंपनी इंडिया में तो कंपनीज एक्ट 2013 है, बाहर कौन सा एक्ट है जिसके अंदर आप बने हो। इंडिया का एड्रेस बताना है जहाँ पे सेड इंस्ट्रूमेंट, इनैक्टमेंट और प्रोविजंस और कॉपीज देयर ऑफ, and if same are not in English language, a certified translation thereof can be inspected। आपको एक एड्रेस बताना है जहाँ पे ये सब किसी को इंस्पेक्ट करना है तो वो कर सके, इंस्ट्रूमेंट को, इनैक्टमेंट को, उनकी कॉपीज़ को। इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रखो, और वो कहाँ इंस्पेक्शन करी जा सकती है उसका एड्रेस हमें बताओ। द डेट ऑन विच एंड द कंट्री इन विच कंपनी वुड बी और वॉज इनकॉर्पोरेटेड। देखो कंपनी अभी नहीं बनी है, आप पहले शेयर्स ऑफर कर रहे हो तभी भी कर सकते हो, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, तो कंपनी कहाँ पे इनकॉर्पोरेट होने वाली है या कहाँ हो चुकी है, अगर हो चुकी है तो वो भी आपको बताना है, मतलब डेट बताना है और कंट्री का नाम बताना है। वेदर द कंपनी हैज़ एस्टैब्लिश द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, बताओ आप, अगर है तो उसका एड्रेस भी बताओ। एंड स्टेट द मैटर्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 26। सेक्शन 26 जो भी प्रोस्पेक्टस में नॉर्मली मैटर्स लिखने होते हैं वो सारे भी आपको लिखने हैं, आप बच नहीं सकते। एक इंपॉर्टेंट बात बताया है पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3 के बारे में। पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3 क्या कह रहा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन कह रहा है। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि आपको एमओए एओए देना है टाइप का इंस्ट्रूमेंट, या फिर कौन से एक्ट में बने हो ये बताना है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है एड्रेस बताना है कि कहाँ पर ये सब हम चेक भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी कंपनी को बने हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो फिर ये सब देने की नीड नहीं है, यही लिखा है। Provided that point 1, 2 and 3 of point A shall not apply in case of a prospectus issued more than 2 years after the date at which company is entitled to commence business। तो बिजनेस कमेंस करे हुए 2 साल हो गए हैं, मोर देन 2 years 2 साल या 2 साल से ज़्यादा हो गए, तो आपको ये 3 बेसिक बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका नो वेवर ऑफ कंप्लायंस इन प्रोस्पेक्टस। एनी कंडीशन रिक्वायरिंग और बाइंडिंग एन एप्लीकेंट फॉर सिक्योरिटीज to waive compliance with any requirement imposed by virtue of section 387 subsection 1 or purporting to impute him with notice of any contract, document or matters not specifically referred in the prospectus shall be void। कोई भी आप कंडीशन ऐसे लिखते हो जिसमें आप एप्लीकेंट को बाइंड कर रहे हो या फिर कंपनी अपने कंप्लायंसेस को वेव कर रही है जो भी सेक्शन 387 में लिखे हैं, तो ऐसी कंडीशंस वॉइड मानी जाती हैं, ठीक है बस। या फिर हम आपको इस कॉन्ट्रैक्ट किया पर्पर्टिंग टू इम्प्यूट हिम विद द नोटिस ऑफ, मतलब आप सामने वाले का तो राइट छीन रहे हो एप्लीकेंट के और अपने आप के कंप्लायंसेस को आप कम कर रहे हो, ऐसा कोई पॉइंट आप अपने प्रोस्पेक्टस में डालते हो तो वो वॉइड माना जाता है। दूसरी चीज़, इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट सेक्शन 387 सबसेक्शन 2 डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सेप्शन विद रिस्पेक्ट टू नॉन कंप्लायंस ऑफ द रिक्वायरमेंट स्टेटेड अंडर सेक्शन 387 सबसेक्शन 1 बाय एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग और सर्कुलेटिंग प्रोस्पेक्टस। हाँ, तो 387 सबसेक्शन 2 में कहीं भी कोई एक्सेप्शन नहीं है नॉन कंप्लायंस का, ठीक है।
तो अगर नॉन कंप्लायंस कर रहे हो और ये बात को आप प्रोस्पेक्टस में लिख रहे हो कि नॉन कंप्लायंस हम पे बाइंडिंग नहीं होगा, इस बात का नॉन कंप्लायंस नहीं माना जाएगा, तो ऐसा कोई भी पॉइंट अगर आप प्रोस्पेक्टस में लिख रहे हो दैट इज वॉइड। पॉइंट नंबर 3 कहता है फॉर्म फॉर एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटीज टू बी इशूड। आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रोस्पेक्टस के साथ ही देना होगा। नो पर्सन शेल इशू टू एनी पर्सन इन इंडिया अ फॉर्म फॉर एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटीज। जो भी आप 387 सबसेक्शन 1 में सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो उसका एप्लीकेशन फॉर्म आप नहीं दे सकते हो अनलेस वो प्रोस्पेक्टस के साथ है। सिंपल भाषा में आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना है लोगों को कि इसको फिल करके आप शेयर्स अप्लाई करो, सिक्योरिटी अप्लाई करो, तो उसके साथ प्रोस्पेक्टस होना ही होना चाहिए। मतलब प्रोस्पेक्टस के साथ ही आप एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हो, अकेला एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दे सकते हो। समझे क्या? हाँ, unless the form is issued with a prospectus which complies with the provision of this chapter। तो इस चैप्टर की 22 चैप्टर नंबर 22 के प्रोविजंस को कंप्लाई करते हुए अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो उसके साथ आप एप्लीकेशन फॉर्म देते हो तभी वो एप्लीकेशन फॉर्म वैलिड है और उसमें सेक्शन 388 एक्सपर्ट कमेंट का भी कोई वायलेशन नहीं हुआ होना चाहिए। एक्सेप्शन अगर आप ये शो कर दो कि आप अंडरराइटिंग अग्रीमेंट के लिए प्रोस्पेक्टस अंडरराइटिंग एग्रीमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हो तो साथ में प्रोस्पेक्टस की नीड फिर नहीं है। ठीक है, यही लिखा है। नेक्स्ट है सेक्शन 387 सबसेक्शन 4 फर्दर प्रोवाइड्स दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 387 शैल नॉट अप्लाई टू इशू ऑफ। सेक्शन 387 जो कह रहा है प्रोस्पेक्टस आपको इशू करना, ये इन्फॉर्मेशन देनी है, तो ये अगर आप एग्जिस्टिंग मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर को आप शेयर्स इशू कर रहे हो तो ये सारे कंप्लायंसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, बस ये लिखा हुआ मेन। तो शैल नॉट अप्लाई टू द इशू टू एग्जिस्टिंग मेंबर और डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी ऑफ अ प्रोस्पेक्टस और फॉर्म फॉर एप्लीकेशन relating to securities of the company whether an applicant for securities will or will not have right to renounce in favor of other person। देखो right to renunciation क्या होता है? किसी और के फेवर में राइट, किसी और के फेवर में ट्रांसफ़र करने का राइट। तो अगर आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स को ही सिक्योरिटीज़ ऑफर कर रहे हो तो आपको फिर प्रोस्पेक्टस वाले सारे कंप्लायंसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको राइट टू रिनाउंस देते हो नहीं देते हो कि आप किसी और को ये अपना राइट बेच सकते हो नहीं बेच सकते हो, ये बात इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को ही सिक्योरिटीज़ ऑफर कर रहे हो तो आपको प्रोस्पेक्टस के सारे कंप्लायंसेस करने की नीड नहीं है दोबारा से। दूसरा है except in so far as required a prospectus to be dated to the issue of prospectus relating to securities which are or are to be in all respect uniform with securities previously issued। जो आपने सिक्योरिटीज़ एकदम सेम पहले इशू करके रखी है वही अगर आप दोबारा से सिक्योरिटीज़ इशू कर रहे हो तो प्रोस्पेक्टस वाले सारे कंप्लायंसेस करने की ज़रूरत नहीं है, डेट तो होनी चाहिए बस, है ना। तो अगर बिल्कुल यूनिफॉर्म सिक्योरिटीज़ दोबारा से इशू कर रहे हो जो ऑलरेडी आपकी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, दोबारा से उसी तरीके की सिक्योरिटीज़ आप इशू कर रहे हो तो प्रोस्पेक्टस वाले सारे कंप्लायंसेस करने की नीड नहीं है। बट सब्जेक्ट एज अफोरसेड सेक्शन 387 शैल अप्लाई टू अ प्रोस्पेक्टस और फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन whether issued or with reference to formation of the company or subsequently। सेम है, सेम इसको आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, बस यहीं तक करना है, सेम बात दोबारा बोली हुई है। ठीक है, कि सेक्शन 387 अप्लाई नहीं होगा अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स को सिक्योरिटीज़ ऑफर कर रहे हो या जो ऑलरेडी आप सिक्योरिटीज़ ऑफर कर चुके हो उसी का सेम बिल्कुल एग्जैक्टली यूनिफॉर्म नेचर की शेयर सिक्योरिटीज़ और दोबारा निकाल रहे हो तो आपको सारे कंप्लायंसेस करने की ज़रूरत नहीं है सेक्शन 387 के। ठीक है, पर हाँ डेटिंग वाला प्रोविज़न तो रहेगा। अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो तो आपको डेटिंग वाला डेट तो उस पर लिखो। अगर प्रोस्पेक्टस इशू करोगे तो डेट तो होनी चाहिए ना, बाकी सारे कंप्लायंसेस करो या मत करो, बस ये लिखा है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल लिमिट और डिमिनिश एनी लायबिलिटी विच एनी पर्सन में इनकर अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स अंडर द कंपनीज एक्ट अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 387। सेक्शन 387 के अलावा अगर प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग कहीं भी कोई भी लायबिलिटी अराइज होती है
तो वो लायबिलिटी अराइज होगी इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी ऑल्सो। ठीक है, कहीं भी हम किसी भी पर्सन की प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड लायबिलिटी को कम नहीं कर रहे हैं, रिमूव नहीं कर रहे हैं, बस यही लिखा है। ठीक है, सेक्शन 387 में कहीं भी किसी भी पर्सन की लायबिलिटी को कम नहीं किया गया है। पूरे कंपनीज एक्ट में जहाँ जहाँ प्रोस्पेक्टस के रिलेटेड लायबिलिटीज़ है वो लायबिलिटीज़ एज इट इज़ रहेंगी। ठीक है, क्रिमिनल लायबिलिटी, सिविल लायबिलिटी याद है, वही कह रहे हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोविजन एक्ट टू एक्सपर्ट कंसेंट एंड अलॉटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, नो पर्सन शैल इशू, सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया एनी प्रोस्पेक्टस offering for subscription in securities of company incorporated or to be incorporated outside India, भले ही इंडिया में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है नहीं है, whether the company has or has not been established or will form or will not establish a place of business in India, where the prospectus includes a statement purporting to be made by expert, he has not given or has before the delivery of the prospectus withdrawn his consent। आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते अगर प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट की स्टेटमेंट गिवन है और एक्सपर्ट ने या तो कंसेंट नहीं दी है या फिर प्रोस्पेक्टस की डिलीवरी से पहले कंसेंट विदड्रॉ कर ली है। ठीक है, और हैज़ बिफोर द डिलीवरी ऑफ द प्रोस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रेशन विदड्रॉन हिज रिटन कंसेंट टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द स्टेटमेंट इंक्लूडेड इन द फॉर्म and context in which it is included, or there does not appear in prospectus a statement that he has given and not withdrawn his consent। बहुत ही नेगेटिव लैंग्वेज गिवन है। सिंपल ये बात बोल रहे हैं कि आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो, उसमें एक्सपर्ट की अगर स्टेटमेंट है तो एक्सपर्ट की स्टेटमेंट है तो उससे कंसेंट भी लेना है, और उसने कंसेंट विदड्रॉ ना किया हो तभी आप प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो। और ये बात भी आप मेंशन करोगे प्रोस्पेक्टस में कि एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट दी है और विड्रॉ नहीं की है। इसके बिना अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो तो वो गलत माना जाएगा, आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते हो। ठीक है, इफ द प्रोस्पेक्टस डज नॉट हैव इफेक्ट वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड इन परसुएंस देयरऑफ ऑफ रेंडरिंग ऑल पर्सन्स कंसर्न बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 33 एंड सेक्शन 40। तो अगर प्रोस्पेक्टस में ऐसा कहीं लिखा है कि सेक्शन 33 और सेक्शन 40 में हम सारे पर्सन्स को बाउंड नहीं कर रहे हैं, कंसर्न पर्सन बाइंड नहीं होते। मान लो आपके प्रोस्पेक्टस में आपने ऐसा पॉइंट डाल दिया कि कोई भी अथॉरिटी बाइंड नहीं होती है सेक्शन 33 और सेक्शन 40 के नॉन कंप्लायंस से, अगर आप ऐसा पॉइंट डालते हो तो आप सिक्योरिटीज ऑफर नहीं कर सकते हो। इफ़ द प्रोस्पेक्टस डज नॉट हैव इफेक्ट वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड इन परसुएंस देयरऑफ ऑफ रेंडरिंग ऑल द पर्सन कंसर्न बाउंड बाय ऑल द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 33 एंड सेक्शन 40 सो फार एज एप्लीकेबल। ठीक है, तो अगर आप आपके प्रोस्पेक्टस में बाइंड नहीं कर रहे हो लोगों को जो होने चाहिए सेक्शन 33 और 40 में, तो आपका प्रोस्पेक्टस इनवैलिड है। नेक्स्ट, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ स्टेटमेंट शैल डीम टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में आपको चीज़ें लिखनी है, स्टेटमेंट लिखनी है ना। इफ़ इट, अगर वो स्टेटमेंट आप किसी रिपोर्ट या मेमोरेंडम में दे दो, ठीक है, और उसका रेफरेंस आप प्रोस्पेक्टस में दे दो, तो भी वो स्टेटमेंट मानी जाएगी कि प्रोस्पेक्टस में ही है। प्रोस्पेक्टस में आपको कोई बात लिखनी थी, वहाँ जगह नहीं है, आपने एक स्टेटमेंट सेपरेट पेपर लगाया और उसका रेफरेंस प्रोस्पेक्टस में दे दिया, माना जाएगा प्रोस्पेक्टस में ही ये स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, सेक्शन नंबर 389, नो पर्सन शैल इशू, सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया एनी प्रोस्पेक्टस। वही सेम बिल्कुल लिखा है जो अभी तक लिखा था। अगर आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना है तो आपको कॉपी सर्टिफाइड बाय चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी एंड 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी जिनको रेजोल्यूशन में अप्रूवल दी है, ठीक है, वो आपको मतलब जिन 2 डायरेक्टर को रेजोल्यूशन पास करके अप्रूवल दी गई है कि आप सर्टिफाई कर सकते हो, वो सर्टिफाई करेगा, कंपनी का चेयरमैन सर्टिफाई करेगा और आपको रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के लिए डिलीवर करना है, वरना आप वरना प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले वो रजिस्ट्रार के पास जानी चाहिए। एंड द प्रोस्पेक्टस स्टेट्स ऑन द फेस ऑफ इट्स, की कॉपी हमने डिलीवर कर दी है, ये बात उसके फेस पे भी लिखो। देयर इज एंडोर्स्ड ऑन और अटैच टू द कॉपी एनी कंसेंट टू द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 388 एंड सच अदर डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो सेक्शन 388 में जो कंसेंट है वो भी आपको लगानी है।
और ये बात मेंशन भी करनी है, ठीक है। देयर इज एंडोर्स्ड ऑन और अटैच्ड टू द कॉपी एनी कंसेंट, जो भी कंसेंट है सेक्शन 388 की वो भी आपको साथ में लगानी है, अदरवाइज आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, साथ में आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट भी लगाने होते हैं, ये बात रूल्स में लिखी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, एनी कंसेंट टू इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड फ्रॉम पर्सन एंड एक्सपर्ट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अ कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर इनकी कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगाना है, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी नहीं है तो मेमोरेंडम लगा दो, ठीक है, जिसमें सारी डिटेल्स होंगी, क्या कितना क्या टर्म्स एंड कंडीशन है अपॉइंटमेंट के, वो सब। कॉपी ऑफ एनी अदर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो पिछले 2 सालों में किए हैं आपने, ठीक है, जो ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं है, जो कंपनी के ऑर्डिनरी कोर्स में जो नहीं है, जो कभी कभी होते हैं रेयरली इंपॉर्टेंट बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, उनके बारे में बता दो। कॉपी ऑफ अंडरराइटिंग अग्रीमेंट आप लगाओगे साथ में, और पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी लगाओगे। अभी हमने बोला था डायरेक्टर्स साइन करेंगे, अगर डायरेक्टर्स साइन नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्टर्स किसको पावर दे रहे हैं साइन करने की, तो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू साइन करने की पावर दी गई होगी, उसकी कॉपी लगाओगे। अ कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी इफ प्रोस्पेक्टस इज साइन थ्रू ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो डायरेक्टर को तो रेजोल्यूशन में बोला था कि आप साइन कर दो, अगर डायरेक्टर किसी वजह से साइन नहीं कर पा रहा है तो उसका जो ऑथराइज्ड एजेंट है उसको जो अथॉरिटी दी होगी वो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू दी होगी, वो पावर ऑफ अटॉर्नी लगा दो, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो लगा दो, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें भी ये 5 चीज़ों भी आपको लगानी है अलॉन्ग विद प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट, ऑफर ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। आपने GDR सुना होगा, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। क्या होता है, इंडियन कंपनी बाहर जाके सिक्योरिटीज ऑफर करती हैं तो GDRs की फॉर्म में करती हैं, ठीक है, सिक्योरिटी रिसीट्स की फॉर्म में इशू करती है, GDR बोलते हैं। सिमिलरली फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में सिक्योरिटीज इशू करेगी तो वो IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स की फॉर्म में इशू करती है, सेक्शन 390। क्या लिखा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एंड अकॉर्डिंग टू कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल 2014, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स मीन्स इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट जो डोमेस्टिक डिपॉजिटरी ने क्रिएट की है इंडिया में, इंडिया की डोमेस्टिक डिपॉजिटरी ने जो रसीदें क्रिएट की है और जो ऑथोराइज करा है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ने फॉर मेकिंग एन इशू ऑफ सच डिपॉजिटरी रिसीट्स, ठीक है। जो फॉरेन की कंपनी ने इंडिया के डिपॉजिटरी रिसीट्स की, जो इंडिया के जो डोमेस्टिक डिपॉजिटरी हैं उन्होंने जो रिसीट्स बनाई हैं उनको ऑथोराइज़ किया है। सिंपल भाषा में फॉरेन की कंपनी इंडिया में जो रिसीट्स इशू कर रही हैं थ्रू डोमेस्टिक डिपॉजिटरी, उन्हीं को कहते हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। सीधी सीधी बात है, घुमा फिरा के डेफिनेशन दी हुई है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 390, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो रूल बना सकता है इन 4 मैटर्स पे। कैसे IDRs इशू करे जाएंगे, क्या रिक्वायरमेंट होगी डिस्क्लोजर्स की इन प्रोस्पेक्टस या ऑफर लेटर में जो भी IDRs के रिगार्डिंग इशू किए जाएंगे, किस तरीके से IDR डील किए जाएंगे डिपॉजिटरी मोड में, कस्टोडियन के पास और अंडरराइटर्स के पास कैसे IDRs की डीलिंग होगी इंडिया में, ठीक है। द मैनर ऑफ सेल, ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन ऑफ IDR, ठीक है, बाय अ कंपनी और इनकॉर्पोरेटेड इन आउटसाइड इंडिया और टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, चाहे इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस हो ना हो, चाहे होना हो चाहे ना होना हो। तो बेसिकली ये प्रोविजन भी सभी कंपनीज पर अप्लाई होगा जो भी इंडिया में IDR इशू करना चाहती हैं। प्लेस ऑफ बिजनेस है नहीं है डजेंट मैटर, ये सिर्फ फॉरेन कंपनी में नहीं है, ये सभी के लिए है, ठीक है ना। आ जाओ, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रूल 13 ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल्स, नो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वेदर द कंपनी हैज़ और हैज़ नॉट एस्टेब्लिश्ड or may not establish any place of business in India shall make an issue of IDR unless it complies with condition mentioned under this rule. In addition to SEBI, Securities and Exchange Board of India, issue of capital and disclosure requirement regulation 2009 and any other requirements directions issued by RBI. तो इंडिया में IDR इशू करना है तो इस एक्ट का पालन करना है, ठीक है, रूल्स में लिखी बातों का पालन करना है, सेबी का कंप्लायंस करना है, RBI का कंप्लायंस करना है, तभी आप IDR इशू कर सकते हो, ठीक है। द रूल्स रिलेटिंग टू ऑफर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एंड मैनर ऑफ ट्रांसफर सेल एटसेट्रा IDRs के कहाँ लिखे हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल्स में ही लिखे हैं, ठीक है। वो रूल्स डिटेल में क्या है वो आपका पार्ट नहीं, आपके सिलेबस का पार्ट
नहीं है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर 15 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एमलगमेशन। दूसरे चैप्टर में चले गए हम। सेक्शन 234 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील विद मर्जर और एमलगमेशन ऑफ कंपनी विद फॉरेन कंपनी। ठीक है, तो सेक्शन 234 के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 234 सबसेक्शन 1 कहता है चैप्टर 15 के प्रोविजन अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड एनी अदर लॉ में कहीं और कुछ और लिखा है किसी और लॉ में तो अलग बात है, वरना चैप्टर 15 एज इट इज अप्लाई हो जाएगा फॉर मर्जर्स एंड अमलगमेशन बिटवीन द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 इंडिया की कंपनी एंड कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सच कंट्रीज एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो आप नोटिफाई करोगे जिन कंट्रीज़ के बारे में, उन कंट्रीज़ की कंपनी और इंडिया की कंपनी के मर्जर अमलगमेशन पे बाय डिफ़ॉल्ट सेक्शन 234 मतलब चैप्टर नंबर 15 लग जाएगा। अगर कहीं और कुछ और लिखा है तो अलग बात है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकता है आरबीआई के साथ मिलके मर्जर एंड अमलगमेशन से रिलेटेड इस सेक्शन के। सेक्शन 234 सबसेक्शन 2 कहता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, फॉरेन कंपनी चाहे तो आरबीआई से अप्रूवल लेके मर्ज कर सकती है इंडियन कंपनी के साथ या इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के साथ। एंड टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, पेमेंट कैसे होगी कंसिडरेशन की, शेयर होल्डर को कैसे पैसे दिए जाएंगे, कैश में दे सकते हो या डिपॉजिटरी रिसीट्स में पैसा दे सकते हो या पार्टली इन कैश पार्टली इन डिपॉजिटरी रिसीट दे सकते हो, एज व केस में भी एज मेंशन्ड इन द स्कीम। तो अगर मर्जर अमलगमेशन होगा इंडिया की कंपनी और फॉरेन कंपनी का विद अप्रूवल ऑफ आरबीआई, तो कंसिडरेशन कैसे दिया जाएगा, कैश में भी हो सकता है, डिपॉजिटरी रिसीट्स में भी हो सकता है, पार्टली कैश पार्टली डिपॉजिटरी रिसीट्स में भी हो सकता है, बस यही लिखा है। तो जस्ट एक ओवरव्यू दिया गया है हम मर्जर अमलगमेशन के बारे में। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 2 एक्सप्रेशन फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है नहीं है डजेंट मैटर, ये पॉइंट भी इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉरेन की कंपनी इंडिया की कंपनी के साथ मर्ज होना चाहती है, चैप्टर 15 लग जाएगा और सारी बातें जो हमने लिखी हैं अप्रूवल वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स वगैरह वो सब अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 से लेके 36 एंड चैप्टर 20 सेक्शन नंबर 391। Section number 391 of Companies Act 2013 provides for application of section 34 to 36 and chapter number 20. According to this section, according to subsection 1, the provisions of section 34 to 36, section 391 subsection 1. Section 391 subsection 1 कहता है section 34 से 36 तक as it is apply हो जाएंगे। ठीक है, जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है अंडर सेक्शन 389 प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे 34 से लेके 36 सेक्शन इंडियन कंपनी पे अप्लाई होते हैं क्रिमिनल सिविल लाइबिलिटी वाले, वो आपके सेम इस पे भी अप्लाई हो जाएंगे फॉरेन कंपनी पे भी। और आईडीआर इशू कर रहे हो तब भी तो प्रोस्पेक्टस इशू करोगे ना, तब भी। सेक्शन 34 डील विद क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 35 डील विद सिविल लाइबिलिटी एंड सेक्शन 36 डील विद फ्रॉडुलेंटली अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए फंसाते हो तो। ठीक है, सबसेक्शन 2 सेक्शन 391 सबसेक्शन 2 कहता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 376 पावर टू वाइंड अप फॉरेन कंपनीज, प्रोविजन ऑफ चैप्टर 22 चैप्टर ऑन वाइंडिंग अप है वो भी अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इंडिया का प्लेस ऑफ बिजनेस क्लोज कर रहे हो ऐसे अप्लाई होगा जैसे इंडियन कंपनी ही हो आप। अगर फॉरेन कंपनी ने पैसा रेज किया है इशू करके सिक्योरिटीज़ को और अभी तक वो रीपे या रिडीम नहीं किया है, तो अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, आपने पैसा रेज किया था, ठीक है, फॉरेन कंपनी ने अगर इंडिया में पैसा रेज किया हुआ है, ठीक है, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस था और अब आप प्लेस ऑफ बिजनेस बंद कर रहे हो लेकिन पैसा आपने रीपे रिडीम नहीं किया है, तो आप पे चैप्टर नंबर 22 ऐसे अप्लाई होगा जैसे इंडियन कंपनी पे अप्लाई होता है। ठीक है, आपके नेक्स्ट आपका पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन सेक्शन नंबर 392 विदाउट प्रेजुडिस टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 391 इफ फॉरेन कंपनी कॉन्ट्रावीन्स विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर नंबर 22 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013
फॉरेन कंपनी पे फाइन लग जाएगा कम से कम 1 लाख रुपए का, मैक्सिमम 3 लाख रुपए का। एंड इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस एडिशनली फाइन बढ़ता जाएगा 50,000 रुपये पर डे, ठीक है। और सभी ऑफिसर्स पे फाइन लगेगा 25,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक का, ठीक है। तो बेसिकली समराइज करें तो कंपनी पे, डिफॉल्टिंग कंपनी पे 1 लाख से 3 लाख तक का फाइन और कॉन्टिन्यूइंग फाइन लगता जाएगा 50,000 रुपये पर डे का, और एवरी ऑफिसर पे 25,000 से 5 लाख तक का, ठीक है। उस पर कोई कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट का फाइन नहीं है। समझ में आया? सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका कंपनीज फेलियर टू कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर नॉट टू अफेक्ट वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एटसेट्रा। ये भी आपका आ जाता है एग्जाम में केस स्टडी फॉर्मेट में, सेक्शन 393। एनी फेलियर बाय कंपनी टू कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ चैप्टर 22। तो कोई कंपनी जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, फॉरेन कंपनी का, बाहर की कंपनी का, अगर वो इस चैप्टर को कंप्लाई नहीं करती है तो क्या उसके द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट, डीलिंग या ट्रांजैक्शन इनवैलिड हो जाएंगी? नहीं, वो सब वैलिड रहेंगी। शैल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, डीलिंग और ट्रांजैक्शन जो इस कंपनी ने एंटर किया है, या उसकी लायबिलिटी क्या कम हो जाएगी? नहीं, कुछ नहीं होगा। बट हाउएवर कंपनी कोई केस नहीं कर पाएगी, कोई सेट ऑफ क्लेम नहीं कर पाएगी, कंपनी के राइट्स चले जाएंगे बेसिकली। कोई काउंटर क्लेम नहीं कर पाएगी या लीगल प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट नहीं कर पाएगी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कंपनी प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं कर लेती। तो कंपनी आप बाहर बने हो, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, चैप्टर 22 के किसी प्रोविजन का आपने कंप्लाइंस नहीं किया है, तो आपके द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ इनवैलिड नहीं होंगे, पर आपको राइट्स नहीं मिलेंगे जब तक आप वो प्रोविजंस कंप्लाई नहीं कर देते, ठीक है। बस यही है। नेक्स्ट है आपका रूल 12 ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल। क्या कह रहा है? एक्शन फ्रॉम इम्प्रॉपर यूज और डिस्क्रिप्शन एज फॉरेन कंपनी। अगर आप फॉरेन कंपनी नहीं हो पर फॉरेन कंपनी वर्ड यूज कर रहे हो तो आप पे एक्शन लिया जा सकता है। इट स्टेट्स दैट इफ एनी person or persons trade or carry on business in any manner under any name or title or description as foreign company registered under the act or rules made thereunder, that person or each of those persons shall, unless duly registered as foreign company, अगर आप फॉरेन कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड हो तो ठीक है, बट नहीं हो, ठीक है, तो shall be liable for investigation under section 210 of the act। 210 इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करता है, तो आप पे सेक्शन 210 का इन्वेस्टिगेशन चालू करा जाएगा और जो भी एक्शन निकलेगा वो आप पे लगाया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में जो भी निकलेगा उसके अकॉर्डिंगली आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है जी। तो अगर आप झूठा नाम यूज़ कर रहे हो फॉरेन कंपनी का तो सेक्शन 210 की इन्वेस्टिगेशन आप पे लग सकती है। एग्जाम्पशन है, ये एग्जाम्पशन हम पहले पढ़ चुके हैं, उसका रेफरेंस यहाँ दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन पास करके किसी क्लास ऑफ फॉरेन कंपनी को, या जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है या होने वाली है इंडिया के बाहर, चाहे इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस बनाए ना बनाए, इन सो फार एज दे रिलेट टू ऑफरिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटीज related to prospectus and all the matters incidental thereto in the International Financial Service Centers under Section 18 of Special Economic Zone Act। तो स्पेशल इकोनॉमिक SEZ एक्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट के अंदर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स बने हैं वहाँ पे अगर सिक्योरिटीज़ इशू कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग जो प्रोस्पेक्टस वगैरह के कंप्लाइंसेस है उनसे कंपनीज को एग्जम्प्ट भी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो फॉरेन कंपनी को या किसी भी बाहर बनी कंपनी को एग्जम्प्ट कर सकती है उन प्रोविजन से जो रिलेट करते हैं ऑफरिंग शेयर्स ऑफर करने के लिए, सिक्योरिटीज ऑफर करने के लिए, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड जो भी मैटर हैं, जो भी इंसिडेंटल मैटर है उनसे माफ़ कर सकती है, उन कंप्लाइंसेस से माफ़ कर सकती है, प्रोस्पेक्टस वाले कंप्लाइंसेस से। जो भी SEZ एक्ट में बनी हुई है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स, कि भैया इनमें अगर आप सिक्योरिटीज़ ऑफर कर रहे हो तो आपके प्रोस्पेक्टस का ये कंप्लाइंस नहीं करना है, वो कंप्लाइंस नहीं करना है, इसके रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रूल्स में मेंशन कर सकती है, ठीक है, एग्जम्पशन दे सकती है। बस इतनी सी बात है, ठीक है, बस डन है, क्लियर है। चलिए, और यहाँ पे आपका जो फॉरेन कंपनी वाला चैप्टर है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये एकदम कंप्लीट होता है। बहुत ही बेसिक चैप्टर है,
क्योंकि आप देखो ना, इसमें ना कोई भी चीज़ बहुत डिटेल में नहीं है, हर चीज़ को आपको थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही ऐसा टेक्निकल साउंड नहीं होता है, बहुत ईजी साउंड होता है। तो आप आराम से इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। करना क्या है, आपको ये वीडियो पूरा देखना है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो वो क्वेश्चंस आपको सारे सुनने हैं प्रॉपरली, और खुद से फिर बाद में प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है ना। चलिए, ओके बेटा, थैंक यू सो मच, जय श्री राम।